आज हम सूक्ष्म और व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। आर्थिक समस्याओं का अध्ययन दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो समग्र रूप में और एक छोटे रूप में। जब हम आर्थिक समस्याओं को छोटे रूप में उनका अध्ययन करते हैं तो वह व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, और जब आर्थिक समस्याओं का समग्र रूप में अध्ययन करते हैं तो उसे हम समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। व्यष्टि और समष्टि, माइक्रो और मैक्रो, ये जो शब्द हैं वैसे तो साइंस के शब्द हैं, परंतु इनका अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी प्रयोग किया जाने लगा है, और उस आधार पर अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरी समष्टि अर्थशास्त्र। अब सवाल ये है कि अर्थशास्त्र जैसे विषय में व्यष्टि और समष्टि, माइक्रो अथवा मैक्रो ऐसे विभाजन की आवश्यकता क्यों है? इसके ऐतिहासिक कारणों पर अपन बात करें तो जब 1930 की विश्वव्यापी मंदी पूरे वर्ल्ड में आई थी तो उस समय विश्व के राष्ट्रों के समक्ष उत्पादन, आय और रोजगार का गंभीर संकट पैदा हो गया था, और उस संकट का निराकरण करने के लिए तत्कालीन अर्थशास्त्रियों को आमंत्रित किया गया और उनसे सुझाव मांगे गए कि जो आर्थिक मंदी जो वर्ल्ड वाइड है, इसका समाधान करने के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने अध्ययन के आधार पर अलग अलग समाधान बताने का प्रयास किया, परंतु मंदी के दोष दूर नहीं हुए। उसी समय अर्थात उसी काल में लॉर्ड जेनकिंस नामक जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई, जर्नल थ्योरी ऑफ मनी, इंटरेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट, मुद्रा, ब्याज और रोजगार का सामान्य सिद्धांत, जिसे संक्षेप में अपन जर्नल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। लॉर्ड जेनकिंस ने कहा कि आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हम खर्चों को घटाएं, आवश्यकता इस बात की है कि हम लोगों की इनकम को बढ़ाएं। लोगों की इनकम को बढ़ाएंगे तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो लोगों को क्रय शक्ति जब उनके हाथ में आ जाएगी तो वो अपने डिमांड को बढ़ाएंगे, और डिमांड को बढ़ाएंगे तो और प्रोडक्शन की समस्या का समाधान हो जाएगा, और आय भी बढ़ेगी और रोजगार का स्तर भी बढ़ेगा। संक्षेप में उनका सिद्धांत। आप सोच सकते हैं कि इसमें नई बात, विशेष बात क्या? इसमें नई बात और विशेष बात यह है कि जो पहले के अर्थशास्त्री थे, जॉन मेनार्ड कीन्स के पहले के अर्थशास्त्री थे, जब उनसे मंदी के दोषों का निराकरण करने के बारे में सुझाव आमंत्रित किए गए तो उनके जो सुझाव थे वो इस प्रकार से थे कि जब तक ओवर प्रोडक्शन बना रहता है हमें उत्पादन नहीं करना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे खर्चों में कटौती करें, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम अपने यहाँ पर कम कर्मचारियों को रखें, इत्यादि इत्यादि। अर्थात उनके द्वारा जो सुझाव दिए गए थे वो सारे के सारे व्यष्टि अर्थशास्त्र दृष्टिकोण पर आधारित थे, उनकी कोई गलती नहीं थी, परंतु वे भूल गए कि श्रमिक जो है वो एक तरफ उत्पादन का साधन भी है तो दूसरी तरफ एक उपभोक्ता भी है। अर्थात जहां वो उत्पादन के साधन के रूप में लागत का पार्ट बनता है, वहीं वह जब उस आय को जो उसे प्राप्त होती है अन्य क्षेत्रों में खर्च करता है तो उनके आय का कारण ये बनता है। इसका मतलब अर्थव्यवस्था में इंटरपर्सनल डिपेंडेंस पाई जाती है। हर उद्योग, हर व्यवसाय, हर क्षेत्र, हर सेवा क्षेत्र ऐसा लगता तो है कि पृथक पृथक है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो एक दूसरे से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए होते हैं।
तो तभी से ये माना गया कि वास्तव में आर्थिक समस्याओं का समाधान के लिए जो लॉर्ड केन्स का जो सुझाव है, जिसमें उन्होंने कहा कि लोगों के इनकम को बढ़ाने का प्रयास किया जाए। ये भी कहा गया कि यदि लोगों को प्रोडक्शन नहीं करवाना तो कोई बात नहीं, उनको कैसे न कैसे करके कुछ समय खड्डे खोदें, दूसरे समय उसको बंद करें, फिर समय के आगे गड्ढे खोदें, दूसरे को बंद करें, पेड़ लगाए जाएं, पौधे लगाए जाएं, बांध बनाए जाएं, पुल बन, यानी जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो श्रम शक्ति है, उसको कैसे न कैसे करके उसकी इनकम जनरेट की जाए। आज वर्तमान समय में इसके बदले में स्वरूप को आप भारत में भी मनरेगा के नाम से देख सकते हैं, जहाँ पर लोगों को साल में एक निश्चित समय अवधि 100 घंटे का मानवीय रोजगार कार्य दिवसों को भुगतान किया जाता है। तो कहने का मतलब 1932 की विश्वव्यापी मंदी का जो काल था वो एक विभाजक रेखा थी समय के आधार पर, जहां अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं चली। एक को कहा गया व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरे को कहा गया समष्टि अर्थशास्त्र। ये मैंने आपको इसका बैकग्राउंड बताया। अब हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करेंगे और उसके बाद में समष्टि अर्थशास्त्र की बात करेंगे। मैं विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसकी डेफिनेशन और पॉइंट्स को लिखवाने का प्रयास करें। इसकी डेफिनेशन की बात करें, आप लिख सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट फर्मों, विशिष्ट परिवारों, वैयक्तिक कीमतों, मजदूरियों, आयों, वैयक्तिक उद्योगों एवं विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन है। एक बार फिर, व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट फर्मों, विशिष्ट परिणामों, वैयक्तिक कीमतों, मजदूरियों, आयों, वैयक्तिक उद्योगों एवं विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन। अर्थात इसको अपन सरल शब्दों में कहें तो ये कहेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें हम विभिन्न आर्थिक समस्याओं का अध्ययन छोटे छोटे रूप में करते हैं। क्या? व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें हम विभिन्न आर्थिक समस्याओं का अध्ययन छोटे छोटे रूप में करते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत उपभोग, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत बचत, व्यक्तिगत निवेश, फर्म संतुलन, वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण इत्यादि। कहने का मतलब यहाँ समस्याएं तो वही हैं, आर्थिक क्षेत्र की हैं, परंतु उनका जो अध्ययन का हमारा जो इकाई है अध्ययन की वो छोटी है। जैसे कि राष्ट्रीय स्थान आय के स्थान पर व्यक्तिगत आय, राष्ट्रीय उपभोग के स्थान पर व्यक्तिगत उपभोग, राष्ट्रीय बचत के स्थान पर व्यक्तिगत बचत, कुल निवेश के स्थान पर व्यक्तिगत निवेश, कुल रोजगार के स्थान पर साधन तो रोजगार, सामान्य मूल्य स्तर के स्थान पर वस्तु मूल्य निर्धारण। समझ रहे बात? तो जब हम आर्थिक समस्याओं का अध्ययन इस प्रकार से छोटे छोटे रूप में करते हैं तो उसको क्या कहते हैं अपन? व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्लियर? अब ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसके 3 रूप हैं। पहला तो है, लिख लीजिए आप, व्यष्टि आर्थिक स्थिति। व्यष्टि आर्थिक स्थिति का मतलब हम जब किसी आर्थिक समस्या का अध्ययन एक समय बिंदु के ऊपर करते हैं तो उसे कहते हैं अपन व्यष्टि आर्थिक स्थिति। यानी समस्या कैसी हो, आर्थिक कैसी हो, छोटी हो, और किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर उसका अध्ययन करें तो उसे क्या कहेंगे अपन? व्यष्टि आर्थिक स्थिति। दूसरी होती है व्यष्टि आर्थिक तुलनात्मक। तुलनात्मक में हम क्या करते हैं कि 2 समय बिंदुओं पर जो संतुलन की स्थिति है उसका कंपैरिजन करते हैं। अर्थात आज क्या स्थिति है और साल भर बाद क्या स्थिति है, जब इस प्रकार से कंपैरिजन करें तो उसे कहेंगे व्यष्टि आर्थिक तुलनात्मक। और थर्ड है व्यष्टि आर्थिक प्रावेगिकी। प्रावेगिकी का मतलब ये है कि
एक संतुलन से दूसरे संतुलन पर जब हम पहुंचे हैं तो किस प्रकार से पहुंचे हैं उस संपूर्ण मार्ग का अध्ययन करना, ये कहलाता है आपका व्यष्टि आर्थिक प्रायोगिक। तो तीन इसके रूप होते हैं। अब जहां तक इसकी क्षेत्र की बात आती है तो उपभोग, उत्पादन, वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण और आर्थिक कल्याण संबंधी जांच, ये सारा का सारा क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्रीय अध्ययन का क्षेत्र है। जैसे हम बात करें पहले उपभोग। उपभोग का मतलब क्या होता है? उपभोग का मतलब ये होता है किसी वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता को मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए काम में लेना, इसको क्या कहते हैं अपन? उपभोग कहते हैं। ठीक है सर। अब यह व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र की अपन बात कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत जो अपन अध्ययन करेंगे वो करेंगे उपभोग किसे कहा जाता है, उपभोग के नियम, समसीमांत उपयोगिता नियम, उपयोगिता ह्रास नियम इत्यादि। फिर उपभोग से संबंधित है आपको उपभोक्ता की बचत, ये सारा इसमें अपन अध्ययन करेंगे। मांग का नियम, मांग की लोच, मांग में संकुचन विस्तार, मांग में कमी वृद्धि, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व इत्यादि। ये जो मैंने आपको बताया है ये सारा का सारा उपयोगिता विश्लेषण के नाम से भी जाना जाता है और ये सारा का सारा उपभोग का क्षेत्र कहा जाता है। ये हमारे व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन का पार्ट है। दूसरा जब हम आगे पहुंचते हैं तो वो है आपका उत्पादन। उपभोग के लिए उत्पादन आवश्यक है। उत्पादन का मतलब है किसी वस्तु अथवा पदार्थ में आर्थिक उपयोगिता का सृजन करना, क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। अर्थात हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज प्रोडक्शन, तो हम ये कहेंगे कि टू इनकलकेट वैल्यू इन ए कम्युनिटी और इन ए सर्विस इज कॉल्ड प्रोडक्शन। किसी वस्तु अथवा सेवा में आर्थिक उपयोगिता का सृजन करना, ये हम क्या कहते हैं? उत्पादन कहते हैं। अब यहाँ उत्पादन के अंतर्गत जो हम अध्ययन करते हैं तो उधर अपन ने मांग का अध्ययन किया, यहाँ पर सप्लाई के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो पूर्ति किसे कहते हैं, पूर्ति की लोच, पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा फिर अपन उत्पादन में बात करेंगे उत्पत्ति के साधन कौन कौन से हैं, उनमें क्या पारस्परिक संबंध है, उत्पत्ति के नियम कौन कौन से हैं, उत्पादन फलन किसे कहा जाता है, उत्पत्ति के नियम और उत्पादन फलन में क्या फर्क है। ये जो सारी बातें हैं, अर्थात उत्पादन के विभिन्न साधनों के बारे में तथ्य अध्ययन करेंगे, उत्पत्ति के नियमों का अध्ययन करेंगे और उत्पादन फलन के बारे में बात करेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? उत्पादन का जो क्षेत्र है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जिसको हम अध्ययन करना चाहेंगे। तीसरी बात आती है हमारी व्यष्टि अर्थशास्त्र में वस्तु कीमत निर्धारण। वस्तु कीमत निर्धारण, वस्तु कीमत निर्धारण का मतलब ये कि बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। तो एक तो वस्तु मूल्य निर्धारण का सामान्य सिद्धांत है जो कि मार्शल के द्वारा बताया गया कि बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति की सापेक्ष शक्तियों के सामने द्वारा होता है। फिर उन्होंने इसमें हमें बताया कि अति अल्पकाल में, अल्पकाल में और दीर्घकाल में क्या स्थितियाँ रहती है। संक्षेप में बता दूं, अति अल्पकाल में तो मांग पक्ष का प्रभाव रहता है, अल्पकाल में पूर्ति पक्ष थोड़ा प्रभाव डालता है और इतना नहीं, और दीर्घकाल में दोनों शक्तियों का प्रभाव रहता है। तो सामान्य मूल्य की धारणा है ये दीर्घकाल से है और अति अल्पकाल या अल्पकालीन जो मूल्य होता है उसको अपन बाजार मूल्य के नाम से जानते हैं। ये अपन इसमें अध्ययन करेंगे। इसके बाद में यहाँ हम वस्तु कीमत निर्धारण में व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमने पहले ही पढ़ा है कि इसको कहा जाता है फर्म का सिद्धांत या फर्म का संतुलन। और मैंने आपको पहले ही बताया कि फर्म किसे कहते हैं। फर्म किसी भी उद्योग की एक छोटी से छोटी इकाई जो होती है
उसको अपन क्या कहते हैं, फर्म कहते हैं। चीनी उद्योग है, चीनी फर्म नहीं है। पटसन जूट एक उद्योग है, फर्म नहीं है। सीमेंट एक इंडस्ट्री है, उद्योग है, फर्म नहीं। ये सारी बातें। तो यहाँ कोई फर्म एक उद्योग विशेष में हजारों फर्म हो सकती है, लाखों फर्म हो सकती है। अब ये फर्म कैसे अपने संतुलन को प्राप्त करती है या कैसे अपने संतुलन को प्राप्त करेगी, इसके लिए हमें देखना पड़ता है कि फर्म अपना संतुलन कैसे प्राप्त करे। तो अर्थशास्त्र में ये दो प्रकार संभव है, एक तो कुल आगम, तो कुल लागत नीति के आधार पर, दूसरा सीमांत आगम और सीमांत लागत नीति के आधार पर। इसके बारे में डिटेल्स बात बाद में करेंगे। तो ये फर्म का अध्ययन हो गया। इसके बाद में आता है साधन कीमत निर्णय। साधन का मतलब ये होता है कि उत्पत्ति के जो साधन हैं, मूलतः बेसिक तो दो ही हैं, भूमि और श्रम। इसके अलावा आधुनिक अर्थशास्त्री 5 साधनों को मानते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। अब ये जो पांचों साधन हैं, इनकी आय का निर्धारण कैसे हो? भूमि के बदले में लगान, श्रम के बदले में मजदूरी, पूंजी के बदले में ब्याज और साहसी को लाभ। ये सारा का सारा जो अध्ययन का क्षेत्र है, वो भी अपना व्यष्टि अर्थशास्त्रीय अध्ययन के अंतर्गत ही आता है। और हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे अर्थव्यवस्था में हजारों लाखों जो इकाइयाँ होती है अपने संतुलन को प्राप्त करते हैं। और इसके बाद में आता है आर्थिक कल्याण संबंधी जांच। समस्त आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य आर्थिक कल्याण ही है। और मार्शल ने तो अर्थशास्त्र का जो उद्देश्य बताया वो आर्थिक कल्याण को आधार करके बताया। उन्होंने तो ये कहा कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें हम भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति, जिनका कल्याण से घनिष्ठ संबंध है, उनका अध्ययन करते हैं। सिंपलेस्ट बात उन्होंने कही। अब सवाल ये है कि आर्थिक कल्याण की जांच कैसे की जाए? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक कल्याण की जांच के लिए हम क्या करते हैं, हम आर्थिक कल्याण की जांच के लिए ये देखते हैं कि जब सरकार टैक्स लगाती है तो उससे कष्ट होता है, और सरकार जब साधारण की भलाई के लिए उस आय को खर्च करती है तो लोगों की संतुष्टि बढ़ती है। तो टैक्स की इकाई लगाने का निर्णय उचित है या नहीं है, इसका अध्ययन करने के लिए भी हमें समष्टि अर्थशास्त्र की व्यष्टि अर्थशास्त्र की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्रीय अध्ययन के आधार पर हम ये निर्णय ले सकते हैं।